नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसको नॉन एज के नाम से जाना जाता है। तो हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। साथियों, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो फादर है वो आपकी हॉवर्ड गार्डनर साहब है। साथियों, बात करें आपका ऑप्शन में, एक ऑप्शन ए भी दिया है। ऑप्शन ए है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। देखिए, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ये किसने दी है? तो अगर बात करें थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, तो ये सिद्धांत जो दिया है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो दिया है वो आपका लुईस थ्रस्टन ने दिया है। ये बात भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। लुईस थ्रस्टन का मानना था कि बुद्धि की कुछ स्वतंत्र प्राथमिक मानसिक क्षमताओं जैसे कि शाब्दिक समझ, अंक गणितीय समझ, स्मृति आदि समूह में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में ये सब आता है। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की जो बात है वो थ्रस्टन साहब करते हैं। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर ने कब दिया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बड़ी लेट 1983 में दी गई। साथियों, आप भी एसपी टेट, नॉन मेडिकल या किसी जेबीटी किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेट आर्ट्स का तो कल पेपर है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ 7876145409 पे जुड़कर हमसे अभी भी हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। जो भी नॉन मेडिकल वाले हैं, एलटी वाले हैं, जिनका भी ये टेट है, वो हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के। साथियों, जो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। उसी प्रकार त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया? ट्रायर्किट जो थ्योरी है, देखिए थ्योरी ऑफ त्रिचापी सिद्धांत, तो ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो रॉबर्ट जो स्टर्नबर्ग है, इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, बुद्धि की टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था चार्ल्स स्पियर्समैन। तो चार्ल्स स्पियर्समैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में दो फैक्टर बताया, एक जनरल फैक्टर जी कारक बताया, एक एस कारक बताया। तो याद रखना है जी कारक और आपका एस कारक। तो जी कारक और एस कारक आपके दो कारक थे बुद्धि के, और दोनों ही कारक आपको डिटेल से याद रखने हैं। ये तमाम साथियों को तमाम बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है। देखिए, जो प्रश्न बोल रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पे बोला है कि अवांछित व्यवहार जो है वो पीड़ादायी परिणामों के मध्य आपका संबंध स्थापित करती है। तो इसका जो मतलब है वो एक ऐसी तकनीक का, मनोविज्ञान में एक ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के गलत या अवांछित व्यवहार को छोड़ने के लिए किया जाता है। तो उस व्यवहार को पीड़ादायी या नकारात्मक के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। मतलब कि इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा आपका क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो सकता है विरुचि चिकित्सा। देखिए, विरुचि चिकित्सा जो होती है वो एक प्रकार का व्यवहार जो है वो बिहेवियर थेरेपी इसको हम बोलते हैं। मतलब कि ये क्या होता है आपका एवर्जन थेरेपी, या इसको विरुचि चिकित्सा बोलते हैं। तो जहाँ पर आपको याद रखना, इसे समझने के लिए मुख्य रूप से आपको मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा भाई। तो याद रखना है, जैसे कि आपका इसके मूल सिद्धांत होते हैं। विरुचि चिकित्सा क्या होती है? जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको शराब की लत है, उसको धूम्रपान की लत है, वो नाखून चबा रहा है, तो वो उसका क्या है, उसको मतलब कि उसके अप्रिय उद्दीपक इसका ये है। तो मतलब कि ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। तो विरुचि चिकित्सा से हम विरुचि चिकित्सा अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध जो है वो क्या करती है, स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है कि राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि जब वो चिल्लाए तो उसे भोजन न दिया जाए। यह किसका उदाहरण है? देखिए, राहुल जो है उसको
चीखने और चिल्लाने की आदत है। तो देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, अगर उसको चीखने चिल्लाने की आदत है राहुल को, तो भाई देखिए यहाँ पर जो है वो राहुल चिल्लाता है और उसके जो माता पिता है वो उसको भोजन देना बंद करते हैं। तो इस क्रिया से राहुल के चिल्लाने के जो व्यवहार को जो है वो क्या है, कम करना है। मतलब कि तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो उसको क्या दे रही है, वो चिल्ला रहा है और चिल्लाने के बाद उसको जो है वो भोजन ना दिया जाए तो वो नकारात्मक पुनर्बलन होगा। यहाँ पे आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए नकारात्मक होगा कि किसी कष्टदायक स्थिति को हटाना, अगर वो चिल्लाएगा तो उसको क्या है, उसको वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर है उसका ये ऑप्शन नंबर बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन नकारात्मक भी नहीं होगा क्योंकि उसको भोजन ही नहीं दे रहे हैं। अगर मान लो कि भोजन देते तो वो नेगेटिव होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्योंकि मनोविज्ञान में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी के अनुसार है, उसके अनुसार जो है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मान लो कि वो चिल्ला रहा है तो कम करने के लिए, मतलब कि उसका अवांछित जो व्यवहार है उसको कम करने के लिए उसको उस व्यवहार को मिलने वाले ध्यान या पुरस्कार को रोक दिया जाता है, तो उसे विलोपन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना। और उसको नेगेटिव पनिशमेंट, किसी भी अगर वैसा व्यवहार करा तो उसको रोकने के लिए मनपसंद या सुखद वस्तु को उसे छीन लेना या उसे ऋणात्मक दंड कहलाता है। तो मतलब कि ये ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नन ऑफ दीज मुझे लग रहा है कि सही हो जाएगा। बाकी आप भी अपना आंसर बताइए कि कौन सा आंसर आपको यहाँ पे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है कहलाता है द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल्स आर इन्फर्ड फ्रॉम पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इज कॉल्ड। देखिए वो तार्किक प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, देखिए यह एक ऐसी वैज्ञानिक और तार्किक विधि है जिसमें हम बहुत सारे उदाहरणों, अनुभवों या अवलोकनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अंत में मतलब कि हम एक सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत का निर्माण करते हैं। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो विशेष से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग। मान लो कि यदि आप देखते हैं कि कई अलग अलग मतलब कि कोए काले रंग के हैं, तो आप सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सभी कोए कैसे काले होते हैं। मतलब कि कई अलग अलग कोए क्या है, काले रंग के हैं, तो आप सामान्य आपने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि सारे ही कोए क्या होंगे, काले ही होंगे। क्योंकि जब आप बोल रहे कि मतलब कि अलग अलग कोए काले रंग के हैं, तो सामान्य आपने बात करी कि मैक्सिमम कोए तो काले रंग के। निगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, मतलब कि आगमनात्मक जो तर्कणा है उसके ठीक उल्टी होती है। आगमनात्मक तर्कणा में, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या था कि आप जो है वो क्या करते हैं, अपने जो उदाहरण है, अनुभव है, अवलोकन है, उनका अध्ययन करते हैं और अंत में उसी आधार पर क्या है, निष्कर्ष निकाल देते हैं। आंसर आपके पास होती है। विशेष स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। लेकिन डिडक्टिव जो रीजनिंग है, निगमनात्मक जो तर्कणा है, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जितने भी हमारे पास सामान्य सिद्धांत है, पहले नियमों को स्वीकार करते हैं, फिर उनके आधार पर विशेष स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब कि पहले जा रहे थे हम कैसे, पहले जा रहे थे विशेष से सामान्य की ओर, लेकिन सामान्य से वापस विशेष की ओर जाएंगे निगमनात्मक तर्कणा में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्मृति सहायक संकेत। देखिए मेनेमोनिक्स क्या होता है, तो ये वो तकनीकें होती है जो जानकारी को याद रखने में मदद करती है। जैसे कि कोई भी कठिन चीज़ को याद रखने के लिए एक छोटा सा सूत्र या तुकबंदी करना, तो उसको स्मृति सहायक संकेत बोलते हैं। अधिसंज्ञान क्या होता है, तो जब हम अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचते हैं, तो इसमें व्यक्ति अपनी सीखने की प्रक्रिया, अपनी समझ और निर्णय लेने की क्षमता के प्रति सचेत रहता है, तो इसको बोलते हैं अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान हमने समझा कि जहाँ पर हम अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचते हैं उसको अधिसंज्ञान बोलते हैं। आपका स्मृति सहायक संकेत क्या होता है, तो वो तकनीक होती है जहाँ पर हम किसी कठिन चीज़ को याद रखने के लिए छोटा सूत्र याद रखते हैं। आगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, तो आगमनात्मक तर्कणा मैंने आपको समझाई जहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे, और निगमनात्मक तर्कणा वहाँ जहाँ पे हम सामान्य से विशेष की ओर जाएंगे। तो हर एक बात हमने यहाँ पे सीखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है कहलाती है। देखिए मेमोरी प्रोसेसिस इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स
रिटायरबल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। देखिए भाई, जो आपका एक स्मृति है, एक स्मृति जो है वो आपकी कैसी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है, तो वो क्या कहलाती है। मतलब कि क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने नई सीखी गई जानकारियाँ हैं, लेकिन जो पुरानी जो जानकारी है वो जो पहले से याद की गई है, वहाँ पर आपको जो है वो पुनः प्राप्ति में वो बाधा डाल देती है। मतलब कि नया फ़ोन नंबर याद करने के लिए पुराना फ़ोन नंबर भूल जाना, उसको बोलते हैं पूर्व लक्षी अवरोध, रेट्रोएक्टिव इन्फ्रेंस। तो आपको याद रखना है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ये होता है जब हम जो है वो क्या करते हैं, नई सीखी गई जानकारी को, क्या है, नई सीखी गई जानकारी को तो याद करते हैं, लेकिन पुरानी और पहले से याद की गई जानकारी को उस नई के चक्कर में भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बहुत बढ़िया दिया आपको कि नया फ़ोन नंबर याद करने के बाद आप पुराना फ़ोन नंबर भूल जाएंगे। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है अगर लक्ष्य अवरोध क्या होता है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो इसके विपरीत होता है। मतलब कि पुरानी जानकारी आपको पता है, जब आपको पुरानी जानकारी पता है तो नई जानकारी को याद रखने में वो आपको बाधा डालेगी। तो मान लो कि इसमें क्या होगा कि नई सीखी गई जानकारी क्या है, पूर्व भंडारित जो है आपकी जो पुनः प्राप्ति जो जानकारी होगी, तो आपको याद रखना है अगर लक्ष्य में क्या हुआ था कि आपने क्या किया था, आपने पुरानी जानकारी के चक्कर में जो आपने नई जानकारी सीखी है वो आप भूल गए, उसे को कहते हैं अग्रलक्षी अवरोध। तो अग्रलक्षी और पूर्वलक्षी दोनों के एग्जाम्पल हमने सीख लिए। एक जो नई जानकारी को याद करने में पुरानी बुला रहा था और एक पुरानी को याद कराते हुए नई बुला रहा था। तो दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वह परीक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए वह परीक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भाई उसको जो जाना जाता है वो आपकी किस नाम से जाना जाता है, तो आपके कोहू ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। देखिए जो कोहू ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है साथियों, ये जो है आपका मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बुद्धि या इंटेलिजेंस को मापने के लिए किया जाता है। साथियों जो आपका ये परीक्षण है इसमें एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिसका अर्थ होता है कि भाषा या शब्दों का उपयोग इसमें कम होता है और कार्यों को पूरा करने के लिए इसको हल किया जाता है। इसमें सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है वो लकड़ी के ब्लॉक, कई लकड़ी के रंगीन ब्लॉक दिए जाते हैं। इन ब्लॉकों को अलग अलग फल को अलग अलग साइड्स में अलग अलग रंग होते हैं। तो परीक्षार्थी को यहाँ पे क्या दिया जाता है क्लो ब्लॉक डिजाइन में, तो इस पूछा जा सकता है कि क्या दिया जाता है यहाँ पे, काम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि परीक्षार्थी को एक चित्र, एक पैटर्न दिखाया जाता है कि भाई ये चित्र बनाना है और उन लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके उसको वो चित्र जो है वो हूबहू वैसा ही बनाना है जैसा कि था। आपको सेम बनाना पड़ेगा कि पैटर्न दिया जाता है आपका को ब्लॉक डिजाइन में, पैटर्न देने के बाद जो है वो उसको सेम जो चित्र लकड़ी के ब्लॉकों से उसको वैसा ही चित्र बनाना पड़ता है सेम। उसी प्रकार उद्देश्य क्या है भाई इस परीक्षण का, तो उद्देश्य ये है कि स्थानिक योग्यता और एनालिटिकल स्किल, समस्या समाधान कौशल को ये मापने का कार्य करता है। उसी प्रकार आपका संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, ये क्या होता है, तो ये ऐसे परीक्षण होते हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो किसी विशेष संस्कृति या भाषा से प्रभावित ना हो। जैसे कि कैटल साहब का एक कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट था। तो कैटल साहब का कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपका कैसा है, आपका एक संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है। आपका रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो कि एक प्रकार का नॉन वर्बल आपका गैर मौखिक जो है वो समूह परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति आकृतियों के अनुक्रम को पूरा करना होता है और उसमें ब्लॉक का उपयोग नहीं होता। बुद्धि परीक्षण, भाई बुद्धि परीक्षण सामान्य रूप से इसका जो है वो को ब्लॉक डिजाइन से ये भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, देखिए डैश रेफर्स टू इंडिविजुअल अंडरलिंग पोटेंशियल ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है आपका अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बोलना है कि अभिक्षमता किसे कहते हैं। तो देखो जब भी हम कि जो भी कोई व्यक्ति है, नॉर्मल कोई व्यक्ति होता है, जब वो किसी विशेष क्षमता या वो मतलब कि जो वो संकेत देता है या वो भविष्य में किसी विशेष कार्य या विशेष स्किल को कितनी आसानी से और कितनी कुशलता से सीख सकता है, या फिर वो कौशल को सीखने की भविष्य की जो संभावना है, उसकी जो पोटेंशियल है। उदाहरण के तौर में अगर
किसी संगीत की अभिक्षमता किसी अंदर है, कि संगीत का पोटेंशियल है, तो है कि वो जो संगीत सिखाने पर वो उसे जल्दी और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। मतलब एक व्यक्ति द्वारा कौशल जो अर्जन है करने की संभाव्यता को दर्शाता है अभिक्षमता। तो अभिक्षमता आप समझ गए, अभिक्षमता का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो संगीत की जो अभिक्षमता है उसका उसको जो है वो क्या है, उसका अभिक्षमता रखता है संगीत की, तो उसका मतलब है वो संगीत जो है आसानी से सीख सकता है। मतलब कि किसी चीज़ की अगर आपके अंदर क्षमता है तो वो चीज़ आप और आसानी से सीख सकते हो। ये यहाँ पे इस प्रश्न का बोलने का मतलब है और उसी को बोलते हैं अभिक्षमता। बुद्धि सब लोग जानते हैं, रुचि भी सब लोग जानते हैं और आपका पर्सनैलिटी भी सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, एज पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट योर ओवन सेल्फ दिस नॉन एज। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा जब निर्णय लेते हैं तो उसे हम जो है वो क्या कहेंगे? तो उस चीज़ को हम जो कहेंगे वो उसको कहेंगे हम आत्मसंप्रत है। देखिए, मेरे मुताबिक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे आत्मसंप्रत क्या होता है? तो यह स्वयं के बारे में व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान, विचारधारा और विश्वास है। मैं कौन हूँ, मेरी खूबियाँ क्या है, मेरे बारे में मेरी क्या राय हो सकती है, जैसे कि सभी निर्णय इसमें शामिल होते हैं। तो मतलब कि आत्मसंप्रत मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आत्म जो आपका नियमन है, जो आपका सेल्फ रेगुलेशन है वो क्या है? तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम अपने व्यवहार, भावनाओं, विचारों को नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है, हम व्यवहार को, भावनाओं को, विचारों को जब कंट्रोल करते हैं तो उसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका आत्मसंप्रत है, सॉरी, आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम क्या होता है? तो जहाँ पे हम स्वयं के प्रति हमारे जो सम्मान और मूल्य की जो भावना होती है, हम खुद को कितना अच्छे और योग्य मानते हैं, वो आत्मसम्मान होता है। उसी प्रकार आपका आत्मसंप्रत हम समझ गए। आत्मसंप्रत क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने बारे में कुछ निर्णय लेता है, उसे मैं कौन हूँ, मेरी खूबियाँ क्या है, उसको पता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, तो उसको आत्मसंप्रत बोलता है। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे। आत्मसक्षमता होता है सेल्फ एफिशिएंसी। मतलब कि जब हम किसी विशिष्ट कार्य को करने में अपनी क्षमता पर विश्वास या किसी कार्य को करने की सफलता की संभावना के बारे में आंकते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया था मॉर्गन और मरे ने। साथियों, दो वैज्ञानिक, इनके द्वारा टीएटी परीक्षण, प्रसिद्ध प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण दिया गया था। इसको जो है वो प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। साथियों, इसे 1930 में विकसित किया गया था हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया। उद्देश्य था कि यह परीक्षण व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, इच्छाओं, उसके संघर्ष, उसकी प्रेरणाओं, व्यक्तित्व की संरचनाओं के लिए, व्यक्तित्व की जो संरचना है उनको समझने के लिए बनाया गया था। इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति को अस्पष्ट चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और व्यक्ति को इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि अस्पष्ट कहानी दिखाई जाएगी और बोलेगा इस कहानी में मुख्य पात्र क्या है, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, पात्र क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये है आपका, ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पे एक नाम दिया है हाथवे और मैकिनले, क्या आपने सुना है? ये पहली बार सुन रहे होगे। तो इन्होंने दिया था मल्टीफेस MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो भाई विकसित किया था जो कि एक वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व प्रश्नावली है। हरमन रोशार्क की बात करें तो हरमन रोशार्क ने आपका क्या दिया था? रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था, जो कि स्याही के धब्बों में जिसमें उपयोग किया जाता है। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। हर हर महादेव।